श्री सरस्वती नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज हम प्रारंभिक ज्ञान खंड के 6ठे अध्याय पर चर्चा करेंगे, जिसमें वार विचार, उसके शुभाशुभ निर्णय, काल होरा आदि पर चर्चा करेंगे। उससे पहले एक प्रश्न आया था कि आप ने जो चार्ट बनाया है उसमें तो 12 ही मनु के नाम आ रहे हैं, 14 नहीं हो रहे हैं। तो आप ये देखें, एक मोटे रूप में मैं उदाहरण देता हूँ कि एक कॉलम में श्रावण शुक्ल लिखा है और द्वितीया और तृतीया लिखा है। इसका अर्थ है कि उस महीने के उस पक्ष में 2 मनु एक साथ होंगे, 2 मनु एक साथ होंगे, अर्थात द्वितीया को एक मनु का आरंभ होगा और तृतीया को एक मनु का आरंभ होगा। माना श्रावण शुक्ल पंचमी लिखा हो और त्रयोदशी लिखा है, तो एक मनु महाराज का आरंभ श्रावण शुक्ल पंचमी का होगा और एक मनु महाराज का आरंभ त्रयोदशी का होगा। इस प्रकार आप गिनेंगे तो आपके 14 ही पूरे हो जाएंगे। दूसरा एक प्रश्न आया था कि आपने विशोपकानयनम पुस्तक में लाभ खर्च की टेबल में शायद गलती हुई या प्रिंट मिस्टेक हुई, तो जितने गोले आपके द्वारा बनाए गए थे पुस्तक में और बताया गया था उतनी गलती नहीं है, आपके गणित में मिस्टेक है। मैंने उसको ग्रुप में हल करके बता दिया है, शायद आपका समाधान हो गया होगा। अगला बिंदु यह है कि अभी तक 6 अध्याय सभी के लिए सार्वजनिक थे। अब 7वां अध्याय विशेष मोड वाला होगा, उसमें विशिष्ट ज्ञान रहेगा। इससे उसको प्राइवेट मोड में करेंगे। तो आप को ग्रुप में मैं आपके सबके नाम क्रम से लिख के डालूँगा, तो आप उस ग्रुप में से उस पूरे लिखे हुए की कॉपी करेंगे। कॉपी करके आपके नाम के नीचे आपकी आईडी डालेंगे और वापस पेस्ट कर देंगे। फिर दूसरे की आईडी डालेंगे, वो भी पेस्ट कर देंगे। इस प्रकार सभी अपने अपने नाम की आईडी अपने नाम के नीचे डालकर वो ग्रुप में डाल देंगे। तो अगला जो वीडियो आएगा उसमें आपको कुछ सेटिंग नहीं करना, वो सेटिंग सब हम करेंगे, वो आपके चल जाएगा। पर यदि आप सही समय पर नहीं देंगे आईडी, तो उसके लिए आपकी जवाबदेही होगी। अथ सावन मानेन वारा सप्त प्रकीर्तिताः ते चार्कोदयोरेव विवरेतु समाः स्मृताः। अर्थात सावन मान सूर्योदय से सूर्योदय तक का काल है। एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक के समय को सावन मान कहते हैं। वारों की गणना सूर्योदय से होती है और अगले सूर्योदय तक चलती हैं। एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के बीच का समय एक वार कहलाता है और ये सभी वार समान अवधि के माने जाते हैं। सभी मोटे रूप में 24-24 घंटे के वार होते हैं। इस अध्याय को बनाने के पीछे उद्देश्य ये रहा कि आपको वारों का ज्ञान कराना, काल होरा का ज्ञान कराना, वार के स्वामी का ज्ञान कराना, आदि इनकी गणना कैसे होगी आदि की जानकारी आपको उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य रहा है। प्राचीन भारतीय संस्कृति में समय को केवल एक रेखिक इकाई नहीं माना गया, बल्कि इसे देवी शक्तियों, ग्रहों द्वारा संचालित ऊर्जा चक्र के रूप में देखा गया। जब मानव ने आकाशगंगा में 7 दृश्यमान पिंडों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि की दैनिक गति को समझा, तो हर दिन का स्वामित्व इनमें से एक ग्रह को सौंप दिया गया। यहीं से वार विचार का जन्म हुआ। यह सिद्धांत इतना सशक्त था कि इसे न केवल धर्म और अनुष्ठानों में, बल्कि युद्ध, व्यापार, कृषि, निर्माण जैसे हर सांसारिक कार्य से जोड़ा गया। पुलस्त्य, वशिष्ठ, गर्ग ऋषियों ने गणितीय और अनुभवजन्य रूप से सिद्ध किया कि हर ग्रह की ऊर्जा का समय खंड अलग होता है, जिसे बाद में कालहोरा के रूप में विकसित किया गया। कालहोरा का नियम जो एक दिन
को 24 हिस्सों में बांटता है, भारतीय मेधा का एक अद्भुत उदाहरण है जिसमें समय की जटिलता को सरलतापूर्वक विज्ञान में बदल दिया। वार गणना में सावन मान का महत्व। वारों की गणना, पहले तो वारों की गणना 5 प्रकार से की जाती हैं। इसके लिए मैं 2062 संवत में ही एक लेख लिख चुका हूँ, वो आपके सम्मुख रखता हूँ कि वार प्रवेश में एक माध्यन्दिनी शाखा का मत है। इस मत के अनुसार वार की प्रवृत्ति जो है दिन में 12 बजे से मानी गई है। दूसरा मत है पाश्चात्य मत। पाश्चात्य मत के अनुसार दिन या वार की गणना जो है वो रात की 12 बजे से मानी गई है। मतलब अंग्रेज जो है वार की प्रवृत्ति रात की 12 बजे से मानते हैं, जो कि उपयुक्त नहीं है। इसके बाद लंकोदय के अनुसार भी मानी गई है। लंका में जब प्रथम बार सूर्य उदय हुआ तो उस समय से वारों की गणना की जाती है। इसके बाद चौथा जो मत आता है वो आता है कि उदय व्यापिनी शाखा। इसके अनुसार वार का प्रवेश जो है वो सूर्योदय के साथ ही होता है। और पांचवा जो मत आता है उसमें सूर्योदय सूर्यास्त अर्धरात्रि में वार प्रवेश होता है। ये आता है अज अली घट मीने भास्करांते प्रियांते सिंह वृष धनु कुलिरे चार्द रात्रो तुला मिथुन मकर हरि युति प्रभाते। अब देखिए इसका अर्थ क्या होगा कि अर्थात मेष वृश्चिक कुंभ मीन के सूर्य में वार प्रवेश सूर्यास्त समय से, वृषभ कर्क सिंह धनु के सूर्य में वार प्रवेश अर्धरात्रि में, मिथुन कन्या तुला मकर के सूर्य में वार प्रवेश प्रातः काल होता है। यह मत उपयुक्त नहीं है। यह मत उपयुक्त नहीं है। मत तो कोई सा भी उपयुक्त नहीं है, सिर्फ एक को छोड़कर। कौन सा? कि सूर्योदय के साथ वार की प्रवृत्ति हो। सूर्योदय के साथ ही वार की प्रवृत्ति मानी गई है। आजकल के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो वार को रात को 12 बजे बदलना कहकर कहते हैं कि अब तो 12 बज गई है, अब भोजन कर सकते हैं, वार मंगलवार समाप्त हो गया या रविवार समाप्त हो गया है। ऐसा नहीं होता है। वार सूर्योदय से सूर्योदय तक ही हमारे शास्त्रों में प्रशस्त माना गया है। तो वार प्रवेश अर्धरात्रि में यानी रात्रि 12 बजे होगा। अगर सिंह का सूर्य है तो वार का प्रवेश कब होगा? रात्रि 12 बजे। और यदि उसी समय रात्रि 1 बजे कन्या का सूर्य लग गया तो वार प्रवेश प्रातः ही हो जाएगा। ऐसी स्थिति में यदि रात्रि में सिंह के सूर्य में रविवार प्रारंभ हुआ और अर्धरात्रि व सूर्योदय के मध्य कन्या का सूर्य लग जाता है तो प्रातः सूर्योदय के साथ ही सोमवार हो जाएगा। देखिए सिंह के सूर्य में वार का प्रवेश होता है कब? सूर्यास्त रात्रि की 12 बजे। और कन्या के सूर्य में वार का प्रवेश होता है सूर्योदय से। तो जैसे हमारी कौन सी संक्रांति चल रही है? सिंह संक्रांति चल रही है। तो वार का प्रवेश मान लो रात को 12 बजे हुआ रविवार, और 1 बजे लग गई कन्या संक्रांति, तो सूर्योदय पर हो गया सोमवार, क्योंकि उसमें कन्या संक्रांति में वार का प्रवेश सूर्योदय से होगा। तो यहाँ पर रविवार कितना हुआ? रात को 12 बजे से सुबह को 6 बजे तक, अर्थात कुल मिलाकर वार 6 घंटे का हो जाएगा। जब 6 घंटे का वार होगा तो होरा कितनी होगी? 15-15 मिनट की होरा हो जाएगी। और एक बार सोमवार ही पूरा गायब हो जाएगा, मतलब रविवार पूरा गायब हो जाएगा। सोमवार तो पूरा दिन चलेगा पर रविवार पूरा गायब हो जाएगा। 6 घंटे का ही होगा तो रविवार से संबंधित कृत्य दिन में तो हो ही नहीं सकेंगे। इसलिए आपको केवल एक मत ही मानना है, सूर्योदय पर वार प्रवेश होगा। आपके यहाँ कितनी भी बजे चाहे सूर्योदय हो। वार की परिभाषा किस प्रकार से की जा सकती है? एक वार की अवधि एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक होती है, इसे ही एक सावन दिन कहा जाता है। ग्रंथों का मत है, पुलस्त्य सिद्धांत और वशिष्ठ सिद्धांत दोनों ही इस बात की पुष्टि करते हैं कि समस्त वारों की गणना स्थानीय सूर्योदय से प्रारंभ होती है। सभी ऋषि मुनि भी इसी से सहमत हैं कि वार की का जो प्रवेश होगा वो सूर्योदय से होगा। प्रयोजन है, वशिष्ठ संहिता स्पष्ट करती है कि वार की प्रवृत्ति का सूक्ष्म ज्ञान, जैसे लंका के सूर्योदय से देशांतर का सुधार, केवल क्षण और वार के आरंभ को जानने
के लिए ही, लेकिन व्यावहारिक कार्यों के लिए दो उदयों के बीच का समय ही दिनमान होता है। और मास और पक्षी की गणना का मान मतलब दो सूर्योदय के बीच को ही अहोरात्र कहते हैं, दिन कहते हैं। दिन का अर्थ है दिन और रात दोनों। अहोरात्र जिसको कहा जाता है वो एक सूर्योदय से एक सूर्योदय के बीच के काल को कहते हैं। मास और पक्षी की गणना सूर्य और चंद्रमा की आकाशीय स्थितियों पर आधारित है। मास का अंत हमेशा अमावस्या पर होता है जब सूर्य और चंद्रमा एक ही में हो, और पक्ष का अंत या तो परस्पर 180 डिग्री पर हो या युति करते हों। अगर सूर्य चंद्र एक साथ है तो अमावस्या होगी, और सूर्य चंद्र में 180 डिग्री की दूरी है तो पूर्णिमा होगी। इस प्रकार पक्ष का अंत हो जाएगा। प्रकरण की उपादेयता। इस प्रकरण का मुख्य निष्कर्ष यह है कि वारों का निर्धारण करने के लिए पहले एक सुसंगत और सार्वभौमिक समय मानक स्थापित किया जाता है, जिसके बाद ही वारों को शुभ अशुभ चर ध्रुव आदि संज्ञाएं दी जाती हैं और उनका उपयोग किसी कार्य करने या न करने के निर्णय में किया जाता है। कौन सा कार्य करें, कौन सा कार्य न करें, इसका निर्णय वार की प्रवृत्ति, उसके गुण धर्म आदि, चरत्व, स्थिरत्व, इसके आधार पर, द्विस्वभावत्व आदि के आधार पर करते हैं कि इसमें कौन से कार्य प्रशस्त हैं, कौन से कार्य प्रशस्त नहीं हैं। जैसे चर प्रकृति है ग्रह की, तो उसमें चर कार्य करने प्रशस्त हैं। जैसे चर में आप मशीन चला सकते हैं, वाहन चला सकते हैं, घोड़ा गाड़ी ला सकते हैं, ये चल कार्य हैं। तो चल ग्रह हैं तो उसमें चल कार्य करें। ग्रह का नाम और वार का नाम। रवि है तो उसका रविवार है, चंद्र है तो उसका सोमवार है, भौम है तो उसका मंगलवार है, बुध हैं तो बुधवार हैं, गुरु हैं तो गुरुवार हैं, शुक्र हैं तो शुक्रवार हैं, शनि हैं तो शनिवार हैं, और वापस रविवार पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर पर्यायवाची नाम भी हैं। सोम को चंद्र भी कहते हैं, मंगल को भौम भी कहते हैं, बुध है ये जीव, गुरु बृहस्पति ये एक ही है। वारों की शुभ पाप संज्ञा। इन वारों की शुभ और पाप संज्ञा मानी गई हैं। शुभ वार हैं आपके रवि, मंगल और शनि को छोड़ के बाकी जितने बचते हैं, अर्थात सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये जो है शुभ वारों में इनको गिना जाता है। और पाप या अशुभ वार जिसमें गिना जाता है रविवार, मंगलवार, शनिवार, इनमें शुभ कार्य नहीं होते हैं। परंतु देखिए, ग्रह प्रवेश और ग्रहारंभ में शनिवार को प्रशस्त माना गया है, क्योंकि वो स्थिर स्वभाव है उसका, तो स्थिरत्व होने के कारण इसको ले लेते हैं। रविवार, मंगलवार अधिकांश कार्यों में नहीं लेते हैं, और मंगलवार तो किसी भी कार्य में प्रशस्त नहीं है। मंगलवार में लड़ाई झगड़े कराना, मनमुटाव कराना आदि कार्य अच्छे कहे गए हैं। दावा कोर्ट में दावा पेश करना, इसमें ये मंगलवार अच्छा माना गया है। श्रीपति का कथन है, भानुसूत मंदा नाम शुभ कर्मसु के शुभी सूर्य, मंगल, शनि की अशुभ संज्ञा होती हैं, लेकिन किन्हीं कार्यों में इनकी उपादेयता होने से पाप ग्रह भी शुभ होते हैं। जैसे लड़ाई झगड़ा कराना, तो उसमें इनको शुभ माना गया है। ज्योतिर्निबंध का कथन है, भानुरो मथ निवासरेषु तु प्रोक्तमेव खलु कर्म सिद्ध्यति। सूर्य, मंगल और शनि के दिनों में केवल वही कार्य सिद्ध होते हैं जो उनके लिए कहे गए हैं। रवि, मंगल और शनि में वही कार्य सिद्ध होते हैं जो कहे गए हैं कि इन वारों में इन कार्यों को करें, लड़ाई झगड़ा करवाना वगैरह, तो वो कार्य ही इसमें सिद्ध होते हैं, शुभ कार्य इनमें सिद्ध नहीं होते हैं। निष्कर्ष है कि अशुभ वारों रवि, मंगल, शनिवार को विशिष्ट कार्यों जैसे उग्र या क्रूर कर्म, युद्ध, अग्नि संबंधी कार्य आदि के लिए उपयोग करने पर वे शुभ फल देते हैं, जबकि अन्य सामान्य शुभ कार्यों के लिए शुभ वारों सोम, बुध, गुरु, शुक्र का ही चयन करना चाहिए।
शुभ कार्यों के लिए शुभ वार का ही चयन करना चाहिए। सोम, बुध, गुरु, शुक्र शुभ कार्यों में इनको ही प्रशस्त माना गया है। जैसे अब ग्रह चर है कि स्थिर हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो रविवार जो है वो स्थिर संज्ञक हैं, सोमवार चर संज्ञक हैं, मंगल उग्र संज्ञक हैं, बुध मिश्र संज्ञक हैं, गुरु लघु संज्ञक हैं, शुक्र मृदु संज्ञक हैं, शनि तीक्ष्ण संज्ञक हैं। देखिए बुध मिश्र संज्ञक हैं, मिश्रित फल करता है, मतलब अच्छा फल करता है, बुरा नहीं करता है, इसलिए इसको सभी कार्यों में ले लेते हैं। अब रविवार को स्थिर कहा गया है, रविवार को स्थिर कहा गया है, परंतु इसमें स्थिर कार्य जैसे गृह प्रवेश, गृहारंभ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्रूर भी हैं, इसलिए स्थिर होते हुए भी इसमें शुभ कार्य को नहीं करना चाहिए। विशिष्ट कार्यों में वारों की उपादेयता। विभिन्न कार्य करने के लिए विशिष्ट वार, दिन और उनके पीछे का कारण इस प्रकार है। लाख, मस्जिद, कोसुम्बा, रंग संबंधी कार्यों के लिए रविवार, सूर्यवार को चुना जाता है। इसी प्रकार सफ़ेद के लिए सोमवार, हरे के लिए बुधवार, पीले के लिए गुरुवार, सफ़ेद के लिए फिर शुक्रवार, काले के लिए शनिवार। इस प्रकार वारों को जो है हमें चुनना चाहिए कि उस कर्म के लिए वो वार अच्छा माना गया है। अब जैसे रवि, मंगल और शनिवार के दिनों में केवल वही कार्य करने चाहिए जो उनके लिए विशिष्ट रूप से कहे गए हैं। जैसे रविवार को राज्याभिषेक अच्छा है, क्योंकि सूर्य स्वयं राजा है, इसलिए उसमें राज्याभिषेक स्थिर कार्य है और वो करना चाहिए। मंगल को शस्त्र कर्म अच्छा माना गया है, शनिवार को स्थिर कार्य अच्छे माने गए हैं। जैसे गृहारंभ, गृह प्रवेश शनिवार में कर सकते हैं। वारों के दोषादोष और अपवाद। अशुभ अवस्थाएं क्षीण चंद्रमा का दिन तथा जब शनि या मंगल वक्री हों तब कोई भी शुभ कार्य करना प्रशस्त नहीं होता है। जैसे शनिवार के दिन कोई कार्य कर रहे हैं और शनि ही वक्री हैं तो उसमें वो शुभ कार्य प्रशस्त नहीं है। मंगल को मंगलवार वक्री हैं तो वो कार्य नहीं करना चाहिए। इसके अपवाद हैं। यदि कोई ग्रह लग्न से उच्च स्थान हो, 3, 6, 10, 11 में होने पर उक्त अशुभ अवस्था में भी शुभ फलदायी हो सकता है। यदि कोई ग्रह वक्री हैं परंतु वो जिस समय कार्य कर रहे हैं उस समय के लग्न से 3, 6, 10, 11 में है तो वो शुभ फल करेगा, अशुभ फल नहीं करेगा। इसलिए उसमें उस वार में शुभ कार्य का आरंभ किया जा सकता है, परंतु मंगलवार, रविवार में शुभ कार्य का आरंभ नहीं कर सकते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखें। पर जो कार्य करने वाले हैं हम, उसका स्वामी यदि 3, 6, 10, 11 में पड़ता है, जैसे गुरुवार को कोई कार्य कर रहे हैं और गुरु यदि कार्य करते समय लग्न कुंडली बनी उसमें 3, 6, 10, 11 में है तो उस कार्य के सफल होने के अधिक चांस सामने आएंगे। ये त्याज्य हैं। अस्त या वक्री अवस्था से युक्त वारों के दिन कार्य करना अभिष्ट नहीं होता। शेष वार जो क्षीण, अस्त या वक्री न हो शुभ होते हैं। अस्त हैं कोई, जैसे बुध अस्त हैं और बुधवार को कोई कार्य कर रहे हैं तो वो उपयुक्त फल नहीं देगा, परंतु हम पंचांग निर्माण में इस प्रकार के दोष को नज़रअंदाज करके ही मुहूर्त देते हैं। आचार्य चंडेश्वर जी के अनुसार रात्रि प्रभाव, वार का दोष रात्रि में प्रभावी नहीं होता है। अगर मान लो मंगलवार है, शनिवार है, रविवार है तो क्रूर वारों का मध्याह्न के बाद, शास्त्रों में ऐसा भी लिखा है, मध्याह्न के बाद अशुभ योग और शुभ योग अपना फल न्यून कर देते हैं और रात्रि में तो वो अपना फल विपरीत कर देते हैं। जैसे रवि, मंगल, शनि रात्रि में अपना पापत्व का फल नहीं देगा। अब जैसे जो स्टैंडर्ड के पंचांग हैं उन पंचांगों में मध्याह्न के बाद कोई भी मुहूर्त नहीं दिया जाता है। ऐसा मेरे ध्यान में आया है कि जो स्टैंडर्ड के पंचांग है वो कभी भी अभिजीत वेला या चौथा लग्न, जैसे कन्या संक्रांति चल रही है तो कन्या संक्रांति का चौथा लग्न कौन सा होगा? धनु। कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु। इसी प्रकार मेष संक्रांति चल रही है तो मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क चौथा। उससे आगे के लग्नों में
कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं देते हैं। इसके अलावा दूसरी बात एक और आती है कि अभिजीत के बाद भी कोई मुहूर्त नहीं देते हैं। चौथा लग्न अगर अभिजीत के बाद तक आ रहा है और उसमें शुभ स्थिति बन रही तो उसमें दे सकते हैं, बाकी उसके बाद कोई भी शुभ कार्य का मुहूर्त नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि मध्याह्न के पश्चात सभी शुभ योग अपना शुभत्व कम कर चुके होते हैं, इसलिए मध्याह्न के बाद कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं दिया जाता है। दोष का प्रकार अंतर ज्ञान। कुछ आचार्यों के अनुसार दोष की समाप्ति इस प्रकार है। रात्रि में दोषहीन गुरु शुक्र और सूर्य का दोष रात्रि में नहीं होता है। दिन में दोषहीन चंद्र शनि मंगल का दोष दिन में नहीं होता। सदा दोष युक्त बुधवार को एक मात्र ऐसा वार कहा गया है जिसका दोष दिन और रात दोनों में बना रहता है। मतलब बुध एक ऐसा वार है जिसका दोष रात दिन में बराबर बना रहता है। बुध हमेशा फलकारी होता है। बुध को अस्त होने का दोष नहीं लगता है, इसलिए बुध अगर अस्त है और बुधवार में कोई शुभ मुहूर्त दे रहे हैं तो उसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि बुध एक वर्ष में 5 बार तक अस्त हो जाता है और वो 28 डिग्री से ज़्यादा दूर नहीं जाता सूर्य से, इसलिए वो तो अस्त होता ही रहता है, उसको अस्त होने का दोष नहीं लगता है। वार बल का नियम। आचार्य श्रीपति का कहना है कि जिस वार में कोई कार्य किया जाता है उस वार के स्वामी ग्रह की जन्म कुंडली के लग्न से स्थिति देखकर कार्य की सफलता या असफलता निर्धारित होती है। कोई भी वार है, अब उसमें वो कुंडली कार्य कर रहे हैं, उस समय कुंडली में उस ग्रह की स्थिति क्या है। यदि मान लो गुरुवार को कार्य कर रहे हैं और गुरु उस कार्य कर रहे हैं उस समय अष्टम भाव में पड़ा है तो उस कार्य के सफल होने के योग कम बनेंगे। शुभ फल कार्य की सिद्धि। स्थिति। वार का स्वामी ग्रह जिस दिन कार्य किया जा रहा है लग्न से उपचय स्थानों में स्थित है तो कार्य के सफल होने के अधिक योग बनेंगे। उपचय का अर्थ है 3, 6, 10 और 11। यदि वार स्वामी ग्रह इन स्थानों पर हो तो उस दिन किया गया कार्य सिद्ध सफल होता है। अशुभ फल कार्य में असफलता। स्थिति। वार का स्वामी ग्रह लग्न से अपचय स्थानों में स्थित हो। जो हमारे 3, 6, 10, 11 हैं, इन 4 स्थानों को छोड़कर बाकी जितने बचे स्थान हैं उनको अपचय स्थान कहते हैं। यदि उन अपचय स्थानों में कोई ग्रह बैठा है तो उसे अपचय स्थान पर कहा जाएगा। केंद्र, त्रिकोण, ये सभी जो है अपचय के अंतर्गत आते हैं। यदि वार स्वामी ग्रह इन स्थानों पर हो तो प्रयत्नपूर्वक कार्य करने पर भी सिद्धि नहीं मिलती है। परंतु यहाँ थोड़ा सा मतभेद आ रहा है। वो ये आ रहा है कि अगर गुरु केंद्र या त्रिकोण में बैठा है या शुक्र बैठा है तो उस कुंडली के सभी दोषों को दूर कर देता है। लग्न में तो फिर बैठा है, लग्न के संबंध में कहा गया है कि अलग अलग ग्रह अलग अलग प्रकार के दोषों को दूर करता है। सप्तम रहित केंद्र। विवाह में सप्तम भाव में कोई भी ग्रह उपयुक्त नहीं माना गया है, परंतु लग्न में यदि कोई ग्रह बैठा है, गुरु बैठा है, शुक्र बैठा है, बुध बैठा है, तो वो उस कुंडली के छोटे मोटे सब दोषों को दूर कर देता है। इस स्थिति में यहाँ जो कहा गया है वो अलग बिंदु के लिए कहा गया है और वहाँ विवाह के लिए कहा गया है। सिद्धांत का निहितार्थ यह नियम पूर्वक चुनते समय केवल वार की सामान्य शुभ अशुभ संज्ञा पर निर्भर न रहकर लग्न के संदर्भ में उस वार के ग्रह स्वामी की सापेक्ष स्थिति का विश्लेषण करने का महत्व दर्शाता है। यह ज्योतिषी सिद्धांत व्यक्तिगत मुहूर्त के निर्धारण में वार के बल को अत्यधिक बल प्रदान करता है। कालहोरा का महत्व। कालहोरा किसे कहते हैं? जैसे एक दिन आपका 24 घंटे का होता है, 24 घंटे का होता है तो उसमें एक एक घंटे की एक एक होरा होती है, इन्हीं को काल होरा कहते हैं। मतलब 24 घंटे में सारे सातों वार
3 बार चक्कर लगा देते हैं और 3 बार जो है 4 बार चक्कर लगा देते हैं। देखिए 7 बार 3 चक्कर लगाने में 21 घंटे हो जाएंगे और बाकी बचे 3 घंटे उनमें 3 ग्रह और चक्कर लगा देंगे। तो 3 बार जो है 4 चक्कर लगाएंगे और बाकी 4 बार जो है 3 चक्कर लगाएंगे। अब एक दिन 24 घंटे का होता है तो एक एक घंटे का एक एक होरा हुआ, उसको काल होरा कहते हैं या होरा कहते हैं, एक ही बात है। काल होरा का काल हटा दिया और होरा रख दिया, इसलिए होरा हो गया। तो मैं बताऊं आपको कि 60 घटी में 24 का भाग लगाएं, 24 होरा होती है, दिन रात की करके 24 होरा हुई, तो 24 होरा का 60 में भाग लगाएं तो 2.5 शेष बचता है। और 2.5 शेष बचता है, इसका अर्थ है कि 2.5 घटी की 1 होरा होती है और 2.5 घटी का 1 घंटा होता है। बात ऐसे कह दो या ऐसे कह दो, अगर 1 होरा का मान देखना है तो 1 घंटा और घटी में देखना है तो 2.5 घटी की 1 होरा होती है। रविवार को होरा गिननी है तो सूर्योदय हुआ और रविवार की होरा प्रारंभ हो गई। 6 बजे सूर्योदय हुआ तो 7 बजे तक रविवार की होरा हुई। अब उससे छठे वार की होरा होगी। छठा वार कौन सा हुआ? रवि, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र। तो 7 से 8 शुक्र की होरा होगी। अब फिर उससे छठी होरा होगी तो शुक्र से 6 गिनो, शुक्र, शनि, रवि, चंद्र, मंगल और बुध की होरा आएगी। फिर उससे छठा इस क्रम से होरा चलती रहेगी। या दूसरे क्रम में मैं आपको बताऊं तो एक एक पीछे हटते जाओ, एक छोड़ के पीछे हट जाओ। जैसे पहली होरा रवि की है तो उससे पीछे एक छोड़ के गए तो शुक्र की, उससे पीछे एक छोड़ के गए तो बुध की, उससे पीछे एक छोड़ के गए तो चंद्र की, चंद्र के बाद फिर आ गई शनि की, शनि के बाद फिर आ गई गुरु की, गुरु के बाद आ गई मंगल की। इस प्रकार उल्टे क्रम में भी जा सकते हैं एक छोड़ के, और आगे जाना चाहें तो छठे छठे गिनकर हम इस होरा को गिन सकते हैं। और इसका क्रम होगा सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्र, शनि, गुरु, मंगल और फिर सूर्य। इस क्रम से आएगा। सूर्य से छठा शुक्र, शुक्र से छठा बुध, बुध से छठा चंद्र, चंद्र से छठा शनि, शनि से छठा गुरु, गुरु से छठा मंगल और मंगल से छठा सूर्य। इस प्रकार से होरा का क्रम रहेगा। अब यदि होरा का क्या महत्व है, जैसे आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं, मंगलवार है और अत्यावश्यक हो गया, कपड़ा धारण करना है आपको, और मंगलवार को वस्त्र धारण करना वर्जित है और आपको धारण करना ही है, कहीं शादी में जाना है, अचानक जाना पड़ गया तो क्या करें? तो ऐसी स्थिति में चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र की होरा देखकर आप वस्त्र धारण कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि किसी महिला को अचानक डिलीवरी हुई और उसके बाद अचानक कहीं जाना पड़ गया और मंगलवार है और बाहर निकलना मजबूरी है, कहीं कुछ घटना हो गई, वहाँ जाना ही पड़ेगा, तो उसको पहले चूड़ी पहनाए बगैर बाहर नहीं निकाल सकते, ऐसी लोग प्रथा है। तो फिर क्या करें, मंगलवार को चूड़ी कैसे पहनाएं? तो आप चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र की होरा देखकर जो है उस मंगलवार में भी उसको चूड़ी पहना सकते हैं। यदि आप किसी कार्य का आरंभ करना चाहते हैं और उस दिन वो कार्य प्रशस्त नहीं है तो आप उस वार की होरा उस दूसरे वार के अंदर देखकर उसमें वो कार्य कर सकते हैं। इन होराओं में ऐसा भी एक ज्योतिष सार में फल लिखा है कि इस होरा में यात्रा करने पर इस प्रकार का फल होगा। 2 मानव मिलेंगे, 2 कुत्ते मिलेंगे, वो आपस में लड़ते हुए मिलेंगे, ऐसा भी यात्रा की फल में बताया गया है कि इस होरा में यात्रा करने से ये फल होगा। नारद ऋषि ने काल होरा जानने का एक सरल नियम बताया। जिस वार में काल होरा जाननी हो, प्रथम होरा उसी वार की होती है, दूसरी होरा उससे छठा ग्रह, और यह क्रम आगे भी जारी रहता है। भारतीय गणना क्रम का गौरव।
यह खंड इस बात पर जोर देता है कि वार की गणना का क्रम और कालहोरा का सिद्धांत भारतीय ग्रंथों में ही सिद्ध होता है और यह कई मूलभूत ग्रंथों का उत्तर देता है। 7 ही वार क्यों? ग्रहों की कक्षाएं 7 हैं, इसलिए वार भी 7 होते हैं। ग्रहों की कक्षा 7 हैं, इसलिए 7 वार है। 24 हो रहे हैं क्यों? 7 ग्रह होने के कारण 3 पूरी आवृत्ति, 7 गुणित 3 21 और 3 अतिरिक्त हो रहा है, मिलकर दिन की 24 हो रहा है पूरी करती हैं। वारों का क्रम क्यों? ग्रहों की कक्षा शनि सूर्य। इस क्रम को मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि वारों का आरंभ किस प्रकार से होगा। देखिए, कक्षा है शनि, गुरु, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध और चंद्र। यहाँ पृथ्वी है, पृथ्वी के पास चंद्र, उसके बाद बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद सूर्य, उसके बाद मंगल, उसके बाद गुरु, उसके बाद शनि। तो चूंकि सबसे पहले सूर्य चमका था, इसलिए सबसे पहला वार हुआ सूर्य, और उससे 5वां गिने या एक छोड़कर चौथा गिने तो अगला वार होगा। जैसे 1 2 3 4 और 5वां चंद्रमा होगा। अगर एक छोड़ दें, जैसे रविवार हुआ तो उससे अगले से गिने तो 1 2 3 4, ये चंद्रमा हुआ। अब चंद्रमा से 5वां 1 2 3 4 और 5वां मंगलवार हुआ, इसलिए चंद्रमा के बाद मंगलवार आएगा। या इसको छोड़कर 4 गिन लो, 1 2 3 4, तो मंगलवार होगा। इस प्रकार से वारों की प्रवृत्ति होगी। आप आगे के वारों को भी देख सकते हैं। अब देखिए, वारों के अनुसार वर्जित कर्म, कौन से वार में क्या कार्य नहीं करना। रविवार को उबटन नहीं लगाना, मंगल को क्षौर और मांस का सेवन नहीं करना, शुक्रवार को क्षौर नहीं कराना, बुधवार को स्त्री संसर्ग नहीं करना, मंगलवार को कर्ज लेना वर्जित है, बुधवार को कर्ज देना वर्जित है, मंगलवार को ऋण वापस करना शुभ माना गया है और बुधवार को संग्रह करना शुभ माना गया है। वारों में विहित कार्य, कौन से वार में कौन सा कार्य करना चाहिए वो यहाँ बताया जा रहा है। वैसे इसको पुस्तक रूप में भी आप जुलाई अगस्त में प्राप्त कर सकेंगे। अभी हम इसको छपवाएंगे जुलाई अगस्त तक। लिख तो हम लगभग 20-25 दिन में इसको तैयार कर देंगे, पर छपवाने का कार्य वहीं करेंगे जुलाई अगस्त में, ऐसी संभावना है। परंतु पुस्तक जल्दी पूरी होने की संभावना है। तो देखिए, रविवार का स्वामी सूर्य जो स्थिर है, इसमें स्थिर कार्य करना, जैसे राज सिंहासन पर बैठना, अधिकार लेना, तेज का कार्य करना, अग्नि का कार्य करना। तेज का अर्थ है अग्नि कार्य, तो वो कर सकते हैं। शासकीय कार्य, राजकीय कार्य, उग्र कर्म। राजकीय कार्य में राज्याभिषेक, उत्सव, सेवा, नौकरी इसमें कर सकते हैं। उग्र साहित्यिक कार्य, युद्ध, शस्त्र संबंधी कार्य, अग्नि संबंधी कार्य कर सकते हैं। वाणिज्य, इसमें सोना, तांबा, ऊन, चमड़ा, काष्ठ और सामान्य व्यापार। अन्य वाहनयान, गो संबंधी कर्म, मंत्र, औषधि का कार्य कर सकते हैं। ये रविवार में प्रशस्त कहे गए हैं। इसके बाद सोमवार का स्वामी चंद्र है, जो चर और मृदु कोमल प्रकृति का है तथा जल, मन, सौंदर्य और पोषण का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए मुख्य कार्य सौम्य जल संबंधी कार्य, जैसे नाव चलाना है या मोतियों का कार्य है, कृषि कार्य है, कलात्मक कार्य है, ये कर सकते हैं। सौंदर्य और आराम, मोती, चांदी, रजत, भूषण, स्त्री संबंधी कार्य, गायन, वादन, ये कार्य कर सकते हैं। जल, कृषि, शंख, कमल, वृक्ष लगाना, खेती, कृषि, जल संबंधी कार्य कर सकते हैं। पोषण संबंधी ईख, गन्ना, भोजन संबंधी कार्य, दूध और उसके विकार, क्षीर विकार, अन्य कार्य यज्ञ कर सकते हैं, विद्यारंभ कर सकते हैं, पठन पाठन का कार्य इसमें किया जा सकता है। वारों में विहित कार्य के अंतर्गत आता है मंगलवार। मंगलवार का स्वामी मंगल है और इसकी प्रकृति तीक्ष्ण है। बल, युद्ध, धातु, क्रोध और साहसिकता का प्रतिनिधित्व करता है ये मंगल। और मुख्य कार्य हैं क्रूर, साहसिक, उग्र, आक्रामक। क्रूर और हिंसक हैं भेद, फूट डालना, वध, बंधन, कर्म, युद्ध, अभिघात, मारण, विष, अग्नि, शस्त्र संबंधी कार्य इसमें प्रशस्त कहे गए हैं।
षड्यंत्र, अशुभ, झूठ, अनर्थ, चोरी, स्तेय, कपट, शाठ्य, दंभ, ये कार्य इसमें कहे गए हैं। धातु निर्माण, खान संबंधी कार्य, धातु संबंधी कार्य, सोना, मूंगा, प्रवाल, सेना की स्थापना, ये कार्य कर सकते हैं। बुधवार का कार्य है, इसका स्वामी बुध हैं, जिसकी प्रकृति मिश्र है। यह बुद्धि, कला, व्यापार और संवाद का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें बुद्धि संबंधी कार्य कर सकते हैं। नौकरी, व्यापार, व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है तो व्यापार का कार्य कर सकते हैं। वैसे बुधवार को सारे कार्य प्रशस्त कहे गए हैं, कोई सा भी कार्य आप इस बुधवार के दिन कर सकते हैं। बुद्धि, कला, शिक्षण, वाणिज्य और समझौते। ज्ञान में नैपुण्य, चतुरता, पढ़ना, कलाएं, शिल्प शास्त्र, लिपि, लेखन, गणित, ये पढ़ सकते हैं। व्यापार में पण्य, संधि, युक्ति, वाद विवाद कर सकते हैं। शारीरिक, अन्य, सेवा, नौकरी, व्यायाम, धातु संबंधी कार्य, सोना, प्रवाल, मूंगे और भूषण संबंधी कार्य इसमें कर सकते हैं। गुरुवार में विहित कार्य, गुरुवार का स्वामी गुरु बृहस्पति हैं, जो कि देवताओं के गुरु हैं। अब गुरु हैं तो आप ही अंदाज लगा सकते हैं कि गुरु देवता क्या क्या कार्य कर सकते हैं। शुभ है, धर्म, ज्ञान, पौष्टिकता, सौभाग्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये मुख्य कार्य धार्मिक, मांगलिक, ज्ञान और शुभ प्रारंभिक कर्म। धार्मिक, मांगलिक, धार्मिक क्रियाएं, धर्म कर्म, पौष्टिक कर्म, पुष्टिदायक यज्ञ, मांगलिक कार्य, ये कर सकते हैं। ज्ञान, संपत्ति, विद्यारंभ, शस्त्र, ज्ञान संबंधी शास्त्र, हेम, सोना, वस्त्र, आभूषण का कार्य कर सकते हैं। यात्रा, आरोग्य, यात्रा, रथ, घोड़ा और औषध भेषज का कार्य कर सकते हैं। अन्य ग्रह संबंधी कार्य, नृत्य, गीत, उद्यान, ये कार्य कर सकते हैं। शुक्रवार का स्वामी शुक्र हैं, जिसकी प्रकृति मृदु, कोमल और शुभ है तथा यह भोग, ऐश्वर्य, सौंदर्य और कृषि का प्रतिनिधित्व करता है। शुक्र कृषि का प्रतिनिधित्व करता है तो कृषि संबंधी कार्य भी कर सकते हैं। हल चलाना, बीज बोना, ये कार्य भी इसमें किए जा सकते हैं। सौंदर्य, प्रेम, आनंद, वस्त्र, कृषि कर्म, भोग, ऐश्वर्य, स्त्री संबंधी कार्य, गान, शैया, बिस्तर, मणि, रत्न, गंध, वस्त्र, अलंकार, उत्सव आदि कार्यों को इसमें कर सकते हैं। संपत्ति, वाणिज्य, भूमि, व्यापार, परिणयन, गो संबंधी कार्य, द्रव्य, खजाना, कोष, चांदी, सोना, ये कार्य कर सकते हैं। अन्य कृषि संबंधी क्रियाएं, लता, बेल लगाना आदि कार्य कर सकते हैं इनमें। शनिवार जो है, शनिवार का स्वामी शनि है, जिसकी प्रकृति तीक्ष्ण और स्थिर है तथा यह दास्ता, दीर्घकालिकता, निम्न स्तरीय कर्म और स्थिरता का प्रतिनिधित्व करता है। मुख्य कार्य स्थिर, तीक्ष्ण, उग्र और निम्न स्तरीय कर्म। स्थिर कर्म, गृह प्रवेश, विशेषतः स्थिरता के लिए गजबंद, गृहारंभ कर सकते हैं। हाथी को बांधना, दीक्षा, अन्य सभी स्थिर कार्य कर सकते हैं। तीक्ष्ण और उग्र विष, जहर, आसव, मदिरा, मारण, दास, नौकर संबंधी कार्य कर सकते हैं। धातु सामग्री, लोहा, पत्थर, सीसा, जस्ता, अस्थि आदि का कार्य कर सकते हैं। निंदित कर्म में पाप, झूठ, अनर्थ, चोरी, स्तेय, ये कर्म कर सकते हैं। मुख्य निष्कर्ष, इन विहित कर्मों का मूल सिद्धांत वार के स्वामी ग्रह की शक्ति और प्रकृति का उपयोग करना है। शुभ वार है सोम, बुध, गुरु, शुक्र। अशुभ हैं रवि, मंगल, शनि। इन शुभ वारों में सभी कोमल, मांगलिक, ज्ञान और व्यापारिक कार्यों को करना है और रवि, मंगल, शनि में केवल उनके विशिष्ट स्वभाव से संबंधित कार्यों को करना है। स्थिरता, उग्रता, तीक्ष्णता, इन कार्यों को आपको इन वारों में करना है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः।